15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। नए राज्य को चलाने के लिए उस वक्त कुछ ऑफिसर्स की जरूरत थी। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक जैसे दर्जनों पद उस वक्त खाली थे। इन्हें भरने की जिम्मेदारी मिली झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी को। साल 2002 में पहली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन निकला। हजारों युवाओं ने आवेदन किया। सबको लगा कि अब मेरिट के आधार पर अफसर चुने जाएंगे, सबको एक इक्वल मौका मिलेगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद तस्वीर पूरी बदल गई। कई अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाए कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। कहा गया कि इंटरव्यू में मनमाने अंक दिए गए। मेरिट लिस्ट पर सवाल उठे। कुछ ऐसे उम्मीदवारों को चुना गया जिनके रिटन एग्जाम में मार्क्स कम थे, जबकि जिनको ज्यादा मिले थे उनको बाहर कर दिया गया, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है। विरोध बढ़ा और आखिरकार जांच सीबीआई को सौंप दी गई। और यही स्थिति आज तक बनी हुई है। लेकिन सीबीआई तक बात कैसे पहुंची? आखिरकार ये छात्र आज आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो करंट की है, लेकिन उसके पीछे काफी सारी धांधलियां, काफी सारे गलत चीजें छुपी हुई हैं। इन रसूखदारों ने किस तरीके से ये धांधलियां की, कैसे सीटें लूटी, आज हम हर चीज की जानकारी इस वीडियो के जरिए देंगे, ताकि आप समझ पाएंगे कि आखिरकार छात्र इतने मजबूर क्यों हुए। अब वापिस आते हैं सीबीआई पर। सीबीआई ने इस मामले की जांच में करीब 12 साल लगाए। हजारों दस्तावेज खंगाले, अधिकारियों से पूछताछ की और फिर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। लेकिन चार्जशीट में सिर्फ भर्ती में गड़बड़ी की बात सामने नहीं की गई। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि जांच के दौरान उसे पूरा सहयोग भी नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। चार्जशीट के मुताबिक आयोग ने कई जरूरी रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं कराए। गोपनीयता का हवाला देकर कई डॉक्यूमेंट्स को वहीं रोक लिया गया। जांच एजेंसी ये तक नहीं जान पाई कि आखिरकार ये जो पूरी चयन प्रक्रिया थी उसमें कौन कौन से मेंबर्स, सदस्य जो थे, अधिकारी मौजूद थे और उनकी क्या भूमिका थी, किस आधार पर फैसले लिए गए। फिर सीबीआई ने स्कैनिंग मशीन, कंप्यूटर सिस्टम, रोल नंबर प्रोसेसिंग और डेटा से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे। लेकिन कई फाइलें उपलब्ध ही नहीं कराई गई। कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी थे जो जांच शुरू होने से पहले ही गायब हो चुके थे। यानी जिस सबूत के आधार पर सच सामने आना था वही रिकॉर्ड जांच एजेंसी को दिया ही नहीं गया। तो जांच क्या होती? और सबसे गंभीर बात तो इंटरव्यू से जुड़ी सामने आई। जांच में यह दावा किया गया कि इंटरव्यू में अंक देने का कोई एक नॉर्मल पैमाना था ही नहीं, कोई पैरामीटर सेट नहीं था। एक ही अभ्यर्थी को अलग अलग सदस्यों ने इतना अलग अलग अंक दे दिया था कि दोनों के बीच 10 से लेकर 180 अंकों तक का अंतर पाया गया। अब ये सोचिए कि अगर मूल्यांकन का पैमाना एक ही था तो इतना बड़ा अंतर आया कैसे? क्या ये पॉसिबल है कि इतना बड़ा डिफरेंस हो भी सकता है? जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि आयोग को कोई गड़बड़ियों की जानकारी पहले से थी, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई। उस वक्त इस बात को टाल दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे। जांच आगे बढ़ी तो कई ऐसे दावे भी सामने आए जिन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि आयोग ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया। कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मांगे गए लेकिन उपलब्ध नहीं कराए गए। आयोग ने गोपनीयता का हवाला दिया। सवाल अब यह था कि अगर चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी तो रिकॉर्ड छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आखिरकार सीबीआई की मदद अच्छे तरीके से क्यों नहीं की गई? जांच एजेंसी ने स्कैनिंग मशीन से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड, रोल नंबर से संबंधित फाइलें और डेटा प्रोसेसिंग का ब्यौरा मांगा। लेकिन कई रिकॉर्ड या तो मिले और जो मिले वो तो अधूरे मिले। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि कुछ रिकॉर्ड जांच एजेंसी के पहुंचने से पहले ही गायब भी कर दिए गए थे। यानी जिन डॉक्यूमेंट से पूरी प्रक्रिया की सच्चाई सामने आ सकती थी वही उपलब्ध रही थी, वही वहां पे एट टाइम थी ही नहीं। फिर बारी आई इंटरव्यू की। आमतौर पर सिविल सेवा परीक्षाओं में इंटरव्यू का उद्देश्य उम्मीदवार के इंडिविजुअलिटी और निर्णय क्षमता का आकलन करना होता है कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। लेकिन इस मामले में जांच एजेंसी ने दावा किया कि इंटरव्यू में अंक देने का तरीका ही सवालों के घेरे में था। जिस तरीके से वो पूरा प्रोसेस किया गया, एक ही उम्मीदवार को अलग अलग बोर्ड सदस्यों ने इतने अलग अलग अंक दे दिए कि उनके बीच इतना बड़ा डिफरेंस हुआ जिसको एक्सेप्ट करना जो था वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। यानी किसी सदस्य ने जिस उम्मीदवार को लगभग औसत माना, दूसरे सदस्य ने उसे एक असाधारण या फिर बेहद कमजोर मान लिया। जांच एजेंसी का यह कहना था कि इतना बड़ा अंतर सामान्य नहीं माना जा सकता, ये नॉर्मल होता ही नहीं है। इतना ही नहीं, चार्जशीट में यह भी कहा गया कि आयोग के भीतर गड़बड़ियों की जानकारी होने के बावजूद कई अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कुछ मामलों में संबंधित लोगों को क्लीन चिट भी दे दी गई। यानी सोचिए, अलग अलग लोग अलग अलग जो थे वो फैसले सुना रहे थे।
यानी जांच एजेंसी का ये दावा सिर्फ परीक्षा में अनियमितता तक सीमित नहीं था। उनका ये कहना था कि बाद में हुई जांच के दौरान भी जरूरी सूचनाएं और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे, यानी कि बार बार चीजें छुपाई जा रही थी। अब अगर जांच पूरी हो चुकी थी, चार्जशीट अदालत में दाखिल हो चुकी थी, तो फिर इतने साल बाद भी इस मामले का ट्रायल आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्यों आखिरकार ये मामला वहीं रुक से रह गया? आखिर ऐसी कौन सी कानूनी या फिर प्रक्रियागत वजह रही कि पहली जेपीएससी परीक्षा का मामला आज भी अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है? आज भी कोई निर्णय नहीं। अब बात दूसरी जेपीएससी की। यहाँ मामला और बढ़ गया। धांधलियां अपने उरूज पर थी। जांच एजेंसी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई, उसने ये भी दावा किया कि इन गड़बड़ियों से फायदा किन किन लोगों को मिला और किसने पहुंचाया, और ये पूरा चीज कैसे किया गया। चार्जशीट में कुल 60 आरोपियों का जिक्र है। इनमें तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष, आयोग के सदस्य, परीक्षा नियंत्रक, आयोग के अधिकारी, मूल्यांकनकर्ता और कुछ चयनित अभ्यर्थी भी शामिल हैं। सबसे पहले नाम आता है तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार प्रसाद का। इन पर यह आरोप है कि इंटरव्यू बोर्ड के गठन में नियमों का पालन नहीं किया गया, यानी कि उल्लंघन हुआ। कहा गया कि एक सदस्य की जगह इंटरव्यू बोर्ड में 3-3 सदस्यों को बैठाया गया और चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। इसके बाद आयोग के सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह का जिक्र है। आरोप है कि उन्होंने अपने भतीजे इंद्रजीत सिंह को फायदा पहुंचाने के लिए इंटरवीन किया। फिर तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक जतिन सिंह का नाम भी सामने आता है। जांच एजेंसी का उन पर यह आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन हुआ और पूरी चयन प्रक्रिया पर पर्याप्त निगरानी नहीं रखी गई, यानी कि एक नॉर्मल इंटरव्यू जैसा होता है वो उससे एकदम अलग हुआ। इसके बाद एक एक कर कई ऐसे मामलों का जिक्र है जिनमें आरोप है कि बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को फायदा पहुंचाया। कहीं किसी सदस्य के भाई के अंक बढ़े तो कहीं किसी के रिश्तेदार के, कहीं भतीजे की कॉपी में नंबर बढ़ाए गए तो कहीं बहनोई को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। यहां तक कि हैरानी की बात जानेंगे, कहीं तो यह भी आरोप थे कि पूर्व मुख्यमंत्री के निजी सहायक के रिश्तेदार तक के नाम थे चार्जशीट में, या फिर उनके रिश्तेदारों के, उनसे जुड़े लोगों के। जांच एजेंसी का यह दावा है कि यह सिर्फ सिफारिशों का मामला था ही नहीं, बल्कि कई मामलों में आंसर बुक्स जो है, आंसर शीट जो है, उनमें अंक बढ़ाने के आरोप भी दर्ज किए गए। यहां तक कि चार्जशीट में ऐसे कई उदाहरण भी हैं। किसी उम्मीदवार के इतिहास के पेपर में 100 से बढ़कर 122 अंक कर दिए गए, किसी की कॉपी में 128 से 153 अंक दर्ज हो गए, किसी उम्मीदवार के इंटरव्यू में तो 70 से 170 अंक तक के दिए जाने के आरोप थे। कहीं 45 अंकों को बढ़ाकर 123 किया गया, तो कहीं 19 अंकों को बढ़ाकर 88 और फिर अंतिम परिणाम में 137 अंक दर्ज होने की बात कही गई। यानी डिफरेंस पे डिफरेंस जो सवाल खड़े करता है। अब कुछ मामलों में ओएमआर शीट के अंक और जो मूल्यांकनकर्ताएं हैं उनके अंक अलग अलग थे। कहीं अलग अलग मूल्यांकनकर्ताओं के अंक जोड़कर अंतिम परिणाम बदले जाने का आरोप है, तो कहीं एक ही उम्मीदवार के अलग अलग सब्जेक्ट्स में असामान्य तरीके से अंक बढ़ाने का दावा किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक इन अनियमितताओं का फायदा सिर्फ कुछ उम्मीदवारों को नहीं मिला, बल्कि कई ऐसे लोगों को भी मिला जिनका आयोग के सदस्यों या फिर अधिकारियों से रिश्तेदारी या नजदीकी जो रिश्ता है वो बताया जाता है। तो सवाल तो उठेंगे। यानी कुल मिलाकर चार्जशीट का दावा था कि ये कोई एक दो गलती नहीं थी, बल्कि अलग अलग स्तर पर हुई कथित अनियमितताओं का एक पूरा पैटर्न था। इंटरव्यू में हेरफेर, कॉपियों में अंक बढ़ाना और रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाना, ये सिर्फ एक नॉर्मल गलती नहीं थी, सोची समझी साजिश थी। अब अगर आपको लगता है कि पहली जीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियों का पूरा सच सीबीआई कोई पहली जांच में सामने आ गया था, तो ऐसा नहीं था। जो ये बातें कह रहे हैं वो सच है। दरअसल जांच एजेंसियों को बाद में ऐसे सुराग मिले जिनकी वजह से उसे इस मामले को दोबारा जांच करना पड़ा। यानी पहली जांच पूरी होने और रिपोर्ट अदालत में दाखिल होने के बाद भी कहानी खत्म हुई ही नहीं, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू हो गया। आते हैं अब दूसरी जांच में। उसमें सीबीआई की नजर इस बार परीक्षा की कोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया पर गई। आरोप था कि कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी आंसर शीट पर ऐसे विशेष निशान बनाए थे जिनकी मदद से मूल्यांकन के दौरान उनकी पहचान की जा सके। यानी कुछ ऐसे सिंबल जिससे पता चले कि हाँ मैं हूं, नंबर दे दीजिएगा। और वो भी कैसे जानते हैं? आंसर शीट्स पर कहीं लिखा था ओम नमः शिवाय जैसी लाइंस हिंट के तौर पर यूज की। यानी भगवान को भी नहीं छोड़ा धांधली के लिए। और नियम साफ कहते हैं कि आंसर शीट की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रहेगी। कॉपी पर सिर्फ कोड रहेगा, उस पर और भी कोई सिंबल नहीं हो सकते हैं। वो नियमों का उल्लंघन कहलाता है। लेकिन जांच एजेंसी का यह दावा है कि कुछ अभ्यर्थियों ने इस व्यवस्था को ही धता बता दिया।
चार्जशीट के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों ने अपनी कॉपियों पर ओम जैसे शब्द लिखे, कुछ ने स्पेशल जो थे वो सिंबल बनाए, तो कुछ ने ऐसे संकेत छोड़े जिनसे कॉपी की पहचान की जा सके, आसानी से पता चल जा सके कि किसकी शीट है। जांच एजेंसी का कहना है कि इससे कॉपी की गोपनीयता खत्म हो गई और मूल्यांकन प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई। यानी जिस कोडिंग सिस्टम को निष्पक्षता की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है, उसी में सेंध लगाने का आरोप लगा। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी भी बाकी है। जानते हैं क्या? सीबीआई ने अपनी पहली जांच में 60 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन दोबारा जांच के दौरान जब सबूतों की दोबारा पड़ताल हुई तो कई मामलों में पर्याप्त साक्ष्य मिले ही नहीं, और इसी वजह से 52 संदिग्धों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। यानी जिन लोगों पर शुरुआत में संदेह था, डाउट था, जिनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने लायक सबूत जांच एजेंसी को नहीं मिले, कहां गए वो सबूत? दूसरी जांच में आखिर कहां गायब हो गए? हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि पूरा मामला खत्म हो गया, क्योंकि पहली जांच में तो सामने आया था ना। अब जांच एजेंसी ने अदालत में अपनी नई रिपोर्ट दाखिल की और साफ कहा कि कार्रवाई अभी अधूरी है। अब इस बीच एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया। सीबीआई से पहले राज्य सत्कर्ता ब्यूरो यानी कि विजिलेंस भी इस मामले की जांच कर चुका था। वो भी इसमें घुसा था। विजिलेंस ने इस मामले में 5 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की थी, और इसी दौरान गुजरात स्थित फोरेंसिक साइंस निदेशालय ने कई कॉपियों में अंकों के परिवर्तन की साइंटिफिकली भी पुष्टि कराई थी। यानी कि सीबीआई ने केवल डॉक्यूमेंट्स जांच के बजाय फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित कर कोर्ट को दिया है। सीबीआई ने जिस कॉपी को संदिग्ध पाया, डाउटफुल पाया, उसके हर पन्ने की जांच लैब से करवाई। जांच के बाद सीबीआई ने मूल्यांकनकर्ताओं से पूछताछ की। इस दौरान 8 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने माना कि उन्होंने गलती की थी। मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर खुद स्वीकार भी कर लिया कि उन्होंने दबाव या फिर कुछ लोगों के निर्देश पर अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए थे, हेरफेर की थी, घोटाला हुआ था। जांच में यह भी साबित हुआ कि जिन अभ्यर्थियों के अंक सबसे ज्यादा बढ़े वे जेपीएससी अध्यक्ष, सदस्य के बेटे, भाई, भतीजे या फिर यानी कोई भी रिश्तेदार थे। यानी कि हितों के टकराव का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। और ये संयोग या फिर कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है कि जिन अभ्यर्थियों के अंकों में सबसे अधिक अंतर दिख रहा था वे सभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के रिश्तेदार थे। इतना कोइंसिडेंस होता है क्या? ये मैं आप लोगों से पूछूंगी, मुझे तो नहीं लगता। खैर, अब पूरी परीक्षा प्रक्रिया यानी कि स्कैनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, रिजल्ट तैयार करना नियम विरुद्ध एक निजी व्यक्ति को सौंपी गई थी, जो कि अलाउड नहीं है, और यही व्यक्ति परीक्षा के सारे काम कर रहा था। जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले थे वो ले रहा था, और इसकी नियुक्ति की कोई अधिकृत आदेश फाइलों में मिली ही नहीं। एक पत्र मिला जो कि बैकडेटेड पाया गया, जिसके कारण प्रारंभिक परीक्षा में 1720 की जगह 16,000 से ज्यादा मुख्य परीक्षा में बैठे। फिर 516 की जगह 804 अभ्यर्थी पास किए गए, जो नियमों के उल्लंघन का प्रमाण था। और इन चार्जशीटों में तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष, सदस्य, आयोग के अधिकारी और कई अभ्यर्थियों के नाम पाए गए साफ तौर पे। अब सीबीआई की जांच में भी कई प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों के नाम सामने आए। हालांकि जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि सिर्फ रिश्तेदारी होना अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो कोई भी दे सकता है ना, कोई भी बैठ सकता है, चाहे वो किसी का रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जहां पर्याप्त साक्ष्य मिले वहीं आरोप लगाए गए, और जहां नहीं मिले वहां चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। अब पहली जेपीएससी परीक्षा के बाद आयोग ने सबक सीख लिया होगा, ऐसी उम्मीद थी। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पहली परीक्षा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि दूसरी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई। इस बार आरोप सिर्फ इंटरव्यू या कॉपियों में नंबर बढ़ाने का नहीं था। आरोप ओएमआर शीट में छेड़खानी का भी था। सीबीआई की जांच में दावा किया गया कि कुछ अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में जितने गोले भरे थे, रिजल्ट में उन्हें उससे कई ज्यादा अंक मिला। यानी जितनी हमने आंसर लिखे थे उससे ज्यादा। चार्जशीट में एक उदाहरण कुंदन कुमार सिंह का भी दिया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक उन्होंने ओएमआर शीट में सिर्फ 19 गोले भरे थे, यानी कि सिर्फ 19 सवालों के ऊपर उन्होंने टिक किया था, लेकिन परिणाम में उन्हें 88 अंक मिले और उनका चयन भी हो गया। यानी सवाल ये था कि जब उत्तर ही नहीं थे, उत्तर ही सिर्फ 19 के थे, तो ये 88 अंक नंबर मिले कैसे? लेकिन ये अकेला मामला नहीं था। हैरानी की बात यह है, क्योंकि जांच एजेंसी का यह दावा है कि तत्कालीन सदस्य आरती सिंह नागवंशी की बेटी मौसमी नागवंशी ने ओएमआर में 50 क्वेश्चन जो थे वो दिए थे, उन्हें 69 अंक मिले, और सामान्य अध्ययन में पेपर में भी उनके अंक बढ़ाए गए थे। और इसी तरह मनीष राणा, पंकज कुमार, संजीव कुमार और रजनीश कुमार जैसे कई उम्मीदवारों के बारे में यह आरोप लगाया गया कि उनकी ओएमआर शीट और घोषित अंकों में
काफी ज्यादा डिफरेंस है। उन्होंने जितने क्वेश्चन सिर्फ भरे थे उससे ज्यादा उनको नंबर मिला। यानी अब आरोप सिर्फ इंटरव्यू तक सीमित नहीं था। इसके अलावा अब जब इंटरव्यू में जो आरोप है कि जांच एजेंसी का दावा था कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों चरणों में अलग अलग तरह की हेरफेर हुई है, घोटाले किए गए। ये तो ओएमआर की बात हुई, क्वेश्चन की बात हुई। अब जांच में एक और दिलचस्प बात सामने आई। सीबीआई के मुताबिक जिस ओएमआर स्कैनिंग मशीन से उत्तर पत्रक स्कैन किए गए उसमें खुद कोई मेमोरी नहीं थी। मशीन एक बाहरी कंप्यूटर से जुड़कर काम करती थी। आरोप है कि इसी कंप्यूटर के जरिए डेटा में हेरफेर किया गया जिसकी जानकारी कितने लंबे समय तक किसी को हुई नहीं। और सबसे अहम बात, जांच एजेंसी का कहना है कि वे कंप्यूटर एक निजी व्यक्ति इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में वो कंप्यूटर बरामद ही नहीं हो सका, पता नहीं चला वो कहाँ गया। यानी जिस मशीन और कंप्यूटर से पूरी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे तैयार हुए वहीं जांच के दौरान उपलब्ध नहीं था, तो आधी जांच तो वहीं रह गई। आगे जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि दूसरी सिविल सेवा परीक्षा में जरूरत से कहीं ज्यादा उम्मीदवारों को सफल घोषित कर दिया गया। नियमों के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा के बाद 1720 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयोग ने 16,314 उम्मीदवारों को सफल घोषित कर दिया। और इसी तरह फिर जब मेंस आता है यानी कि मुख्य परीक्षा जो है उसमें अधिकतम 516 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना था, यानी इंटरव्यू के लिए, लेकिन बुला लिए गए 804 उम्मीदवार। यानी नियम एक कह रहे थे और आयोग का फैसला कुछ और। चार्जशीट में एक और दावा किया गया कि जांच के दौरान कई प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम सामने आए। हालांकि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले वहां आरोप तय नहीं किए जा सके, वहां पे बात रुक गई। लेकिन सवाल ये जरूर उठा कि क्या पूरी चयन प्रक्रिया पर बाहरी प्रभाव था, क्या बाहर से लोग दबाव डाल रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी जेपीएससी परीक्षा की कहानी सिर्फ ओएमआर तक सीमित नहीं थी। वो कहानी इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ी और छात्रों के साथ फिर खिलवाड़ हुआ। जांच एजेंसी सब मुख्य परीक्षा की कॉपियों तक पहुंची तो उसे एक और पैटर्न दिखाई दिया। आरोप था कि आंसर शीट में सिर्फ नंबर ही नहीं बढ़ाए गए बल्कि काट छाट करके पूरे मेरिट लिस्ट का खेल तैयार किया गया, यानी कि वहां भी गड़बड़ी। सीबीआई के मुताबिक कई कॉपियों में पहले दिए गए अंक काटे गए, फिर उनकी जगह नए अंक लिखे गए। कहीं टोटल बदला गया तो कहीं अलग अलग सवालों में अंक बदल दिए गए और कहीं अंतिम योग में हेरफेर कर दी गई। यानी एक बात बताइए, फिर स्टूडेंट करे तो करे क्या, छोड़ देता है एग्जाम, रहने देते हैं, क्योंकि हर जगह तो घोटाला है। जांच एजेंसी का यह दावा है कि कम से कम 60 ऐसे अभ्यर्थी मिले जिन्हें इस कथित हेरफेर का फायदा मिला। यानी पहली परीक्षा में इंटरव्यू पर सवाल थे, ओएमआर शीट पे सवाल थे और यहां तो रिजल्ट ही बदल दिया जा रहा है। और अब मेंस की कॉपी भी जांच के घेरे में थी। सीबीआई का यह कहना है कि उसने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के मूल्यांकनकर्ताओं से भी सवाल किया, पूछताछ किया। कुछ मूल्यांकनकर्ताओं ने स्वीकार किया कि उनकी ओर से दिए गए अंकों और अंतिम जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अंतर है। जांच एजेंसी का यह दावा है कि कई कॉपियों में 30 से 80 अंकों तक का डिफरेंस मिला है और ये एक्सेप्ट भी किया गया। इतना ही नहीं, जांच के दौरान यह भी सामने आ गया कि कुछ अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाने के लिए कटिंग फ्लूइड यानी कि व्हाइटनर का इस्तेमाल तक किया गया। कहीं पुराना अंक मिटाया गया, कहीं उसके ऊपर नए मार्किंग की गई है तो कहीं टोटल ही बदल दिया गया है। कुछ तो कारण है ना कि छात्र यूं सड़कों पर बैठे हैं, यूं ही तो आग नहीं लगी होगी। खैर, सीबीआई ने यह भी दावा किया कि कई जगह ओवरराइटिंग के निशान मिले, यानी कि ओवरलैपिंग, मार्किंग के ऊपर मार्किंग, यानी कॉपी पर पहले कुछ और लिखा गया था फिर बाद में उसे बदल दिया गया। फिर सवाल ये उठा कि आखिर ये सब हुआ कैसे, इतना आसान है ये सब। जांच एजेंसी का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया के कई अहम चरणों पर प्रभावी निगरानी नहीं थी, यानी कि यूं ही एक नॉर्मल सामान्य एग्जाम पेपर की तरह इसको देखा गया। उत्तर पुस्तिकाओं की परिसुरक्षा से लेकर मूल्यांकन और टोटलिंग तक कई जगह ऐसी खामियां थी जिनका फायदा उठाया जा सकता था। इसी दौरान जांच में यह भी दावा किया गया कि मुख्य परीक्षा में भी नियमों का पालन नहीं हुआ। जहां नियमों के मुताबिक सीमित संख्या में अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए था, वहां उससे कहीं ज्यादा उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बुलाया। जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी ये चीजें पैटर्न समझिए। यानी कि पहले इंटरव्यू पर सवाल थे, फिर ओएमआर पर सवाल उठते हैं, लेकिन इन सवालों में एक सवाल हमेशा ये भी रहा कि आखिरकार इन सब घोटालों और धांधलियों के बीच सरकार में कौन बैठा था, कुर्सी कौन संभाल रहा था। ये भी जान ही लेते हैं चलिए।
साल 2002 में पहली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन जब निकला, उस समय झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाली बाबूलाल मरांडी सरकार थी। इसी कार्यकाल में पहली जेपीएससी परीक्षा आयोजित हुई। बाद में परिणाम आने के बाद चयन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगे और मामला अदालत से होते हुए सीबीआई जांच तक पहुंचा, जिसका मैंने आपको पूरा डिटेल दिया कि सीबीआई जांच में क्या हुआ। फिर दूसरी जेपीएससी, दूसरी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली फिर से भाजपा सरकार के दौरान हुआ। बाद में इसी परीक्षा में भी ओएमआर मूल्यांकन और इंटरव्यू से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए और फिर से जांच शुरू कर दी गई। फिर से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद सरकारें बदलती रहीं। मधु कोड़ा, फिर दोबारा अर्जुन मुंडा, उसके बाद हेमंत सोरेन और फिर रघुवर दास की सरकारें आई। यहां तक कि जिसका झारखंड को अलग करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल था, जिसको यहाँ लोग इतना मानते हैं, पूछते हैं एक तरीके से, दिशोम गुरु शिबू सोरेन, उनके सरकार तक में भी ये घोटाले हुए, गड़बड़ियां हुई। यानी लगभग हर दौर में किसी न किसी जेपीएससी भर्ती पर कंट्रोवर्सी हुई है, कोर्ट केस या जांच की खबरें सामने आती रही। अगर जेपीएससी के बाद जेएसएससी की बात करें तो ज्यादातर बड़े विवाद रघुवर दास सरकार के समय में आयोजित कुछ भर्तियों में को लेकर आए हैं। फिर हेमंत सोरेन सरकार के दौरान भी कुछ परीक्षाओं में ऐसी ही धांधलियां हुई और काफी चर्चा में रहे। खास करके सीजीएल परीक्षा, पेपर लीक और परीक्षा रद्द करने की मांग ने छात्रों के आंदोलन को और ज्यादा बड़ा बना दिया। यानी अगर पूरे 26 साल के झारखंड के हम इतिहास को देखते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो एक बात तो साफ दिखाई देती है, सरकारें बदलती रही, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, शिबू सोरेन हो, मधु कोड़ा हो, फिर अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन सरकार, रघुवर दास या फिर वापस हेमंत सोरेन हो। एक चीज कॉमन थी, भर्ती परीक्षाओं पर उठने वाले सवाल कभी खत्म ही नहीं हुए। किसी दौर में जेपीएससी विवादों में रही, किसी दौर में जेएसएससी, कहीं इंटरव्यू पर सवाल उठे, कहीं कॉपियों में नंबर बढ़ाने के आरोप लगे, कहीं ओएमआर में कथित हेरफेर हुआ, तो कहीं पेपर लीक की शिकायतें सामने आई। इसलिए आज सड़क पर उतरे छात्रों का ये साफ कहना है कि मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का अब रह ही नहीं गया है, एक सरकार का रह ही नहीं गया है, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता चाहिए, जवाबदेही चाहिए, जिसके लिए आज अकाउंटेबिलिटी के लिए ही, जो हम जवाबदेही कहते हैं, उसी के लिए छात्र आज हैं, सड़कों पर है झारखंड में, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। जंतर मंतर पे भी ऐसा ही हुआ था, आज झारखंड में वैसा हो रहा है और इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, मानो कि हर छात्र मजबूर हो गया है सड़कों पर आने के लिए। और ये हम लगातार कवर कर रहे हैं और यही समस्याएं थी और ये जानना जरूरी था कि आखिरकार जिनको लग रहा है कि छात्र ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो छात्र इन सब कारणों की वजह से ऐसा कर रहे हैं। ये सब कई कारण है जो उनको मजबूर करते हैं, नहीं तो कोई सड़क पर यूं उतरना पसंद नहीं करता। और कहा जाता है झारखंड के छात्रों में तो बहुत पेशेंस लेवल है, तो अगर उनका पेशेंस लेवल टूटा है तो कोई तो बात होगी। सालों का दुख है, ये बलून भरते 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 फिर फटा है। इसीलिए ये हमने डिटेल से हर चीज बताई आपको। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और कई बढ़िया खास एक्सप्लेनर्स के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,